मैं अरुण दीक्षित जी आपके पास आता हूं, फिर मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात करूंगा। अरुण सर देखिए, हम लोगों ने जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ रहे थे तो देश की निगाह और नजर तब बहुत चौकन्नी हो गई थी, वैसे थी बनारस पे थी। अभी जो अनिल सिन्हा साहब ने कहीं इंगित किया, कैसे वो 1-1.5 घंटे रुका रहा था, पूरा का पूरा वो मतगणना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट रुक गई थी कई क्षणों के लिए। तो जो राहुल गांधी ने जो आज कॉन्फिडेंटली बोला है कि मैं वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं जो फिर मोदी जी को चेहरा दिखाने योग्य नहीं छोड़ेगा, तो क्या इसके निहितार्थ ये भी हैं कि आने वाले दिनों में जो हमें मधेपुरा में देखने को मिला कर्नाटक का, वैसा कुछ बनारस से निकल के आने वाला और देश में भूचाल आने वाला है? अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, मैं आपसे पलट के सवाल पूछता हूं। आप देखिए, राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान विघ्न डालते डालते प्रधानमंत्री की टीम किस लेवल पे पहुंची, कहां पहुंची कि गाली दिलवा दो, काम मत होने दो, रास्ता रोको, रैली मत चलने दो। ये जो चीज हो रही है ये इसको प्रमाणित करती है कि हाइड्रोजन बम कहां फूटने वाला है, दर्द कहां है, डर कहां है, तकलीफ कहां है। दरअसल देखिए, सबको पता है अगर मैंने चोरी की है तो मुझे पता है कि मैं कहां चोर पकड़ा जाएगा। अब आप मतलब ये इससे ज्यादा मजेदार बातें नहीं हो सकती। हम लोग हंसते हैं कि क्या कर रहे थे भाई, बार बार वो बात आ रही है कि देश का गृह मंत्री गालियां गिना रहा है, लिख के गाली लेके गया कि ये मोदी को गाली दी गई, फर्जी अपने ही आदमी से गाली दिलवा रहा है। कोई और तरीका नहीं बचा। और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी जब कायदे से व्याख्या होगी तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो उसे स्पष्ट ऑर्डर देना चाहिए था उसने नहीं दिया है। तो आप चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ रखते हुए, ठीक है थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है, अब आज कह दिया कि आगे भी जारी रहेगा, लेकिन क्लियर कट ऑर्डर्स जो पहले दिन दे देता तो आज तक सारा काम हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट भी उतना नहीं है और चुनाव आयोग, उसे तो आप उम्मीद ही मत करिए। राहुल ने जब महादेवपुरा का बम फोड़ा था, एटम बम फोड़ा था, तब क्या आया था? सबसे पहले भागते हुए अज्ञानेश कुमार जी आए थे और उन्होंने जो चुनावी भाषण दिया था, बताइए, मतलब देश के लोगों से, मोदी जी से भी ज्यादा बढ़िया नौटंकी कर लेते हैं वो कि आपकी बहू बेटियों का वीडियो जारी कर दूं क्या, जैसे मोदी जी कहते थे 1 करोड़ दे दूं। अरुण जी ये कहीं हमको ऐसे संकेत, आपने तो वैसे कह दिया, अनिल सर ने भी कहा, हम मान के चले देश की कुछ अब जो बड़ा होने वाला है, कहीं वो बम अभी आप मानिए मत, आप मानिए मत, आप देखिए अगर राहुल गांधी का महादेवपुरा का एटम बम फुस्सी बम होता या तथ्य नहीं होते तो ये जो सरकेवल खड़े हैं सबके सब भाग लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, मोदी जी चिल्ला रहे हैं मोदी जी को। अब देखिए मजेदार बात क्या है, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, यात्रा किस पे? घुसपैठिया बचाओ यात्रा हो रही है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं गृह मंत्री। भैया ये बताओ, 10-12 साल से आप हो, सारी व्यवस्था आपके हाथ में है। राहुल गांधी बड़ा ताकतवर आदमी है यार, जब कुछ भी नहीं है, आपकी मार खा रहा है उसके बाद भी घुसपैठिया ले आता है, और वो भी बिहार में। आप झारखंड में भी आपको घुसपैठिया दिख रहे थे। तो क्या हो गया कि वो भेड़िया आया, वो सारे चीजें जो है राहुल ने, इनकी अक्ल ऐसी घुमा दी है कि बिना मुद्दे नहीं सूझ रहे कि अब नए आरोप कहां से लाए। देखिए जो चुनावी ढर्रा इनका जो तरीका था, आप उठाइए, सेल्फ विक्टिम प्ले करना, अब उसको और नीचे ले गए हैं। मतलब कभी आप सबने, अनिल जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, कभी ऐसा सुना कि देश का गृह मंत्री कागज से पढ़े कि मोदी को क्या क्या गाली दी गई है? देश के प्रधानमंत्री की गालियां कल पढ़ी थी उन्होंने। ये इससे बड़ी बात क्या होगी? ये डर है। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो सच है। अब आप बनारस की बात कर रहे थे, मैं बनारस का कहता हूं कि उस दिन जो आपने कहा, बनारस में उस दिन बहुत देर तक गड़बड़ हुई है। और मोदी का अंतर, हमारा शिवराज सिंह चौहान जीतता है 9 लाख वोट से और ज्यादा से, और मोदी जीते 1.5 लाख वोट से। तो प्रधानमंत्री सबसे जीते को होना चाहिए। तो मोदी जी आप कुर्सी खाली करो, शिवराज को प्रधानमंत्री बनाओ भाई। अच्छा, सबसे ज्यादा वोट से जीता है, ताकतवर है, सबसे बड़ा नेता है। कुल मिला के समस्या कहां आ रही है? समस्या ये आ रही है, देखिए मोदी जी की समस्याएं एक साथ कई हैं। पार्टी उनके साथ नहीं है, संघ उनके साथ नहीं है,
उनकी जो अपनी गुजरात पार्टी थी जिसमें मैं और मेरा टट्टू, तो मेरा टट्टू और मैं, उसको भी राजीव प्रताप रूडी ने जो पटकनी मारी है उसको आप सबने देखा है। और ये जो एक मिथ था कि नहीं नहीं, जो अमित शाह ने कह दिया उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, तो बिहार के उस लड़के ने ऐसी पटकनी दी है कि एक्सपोज हो गए कि खड़े थे। देखिए वो मुकाबला संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी में नहीं था। मैं अरुण सर एक मैं रविंद्र सर आप वहीं आ रहे हैं, बात पूरी बीच में रुकिए आप, कि वहां पहुंचे, जो सबक राजीव प्रताप रूडी ने सिखाया है बिहार उसको आगे बढ़ाएगा, आप ये देखते जाइए। और यही वजह थी कि बिहार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बकरी की तरह मिमियाते नजर आए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। घुसपैठिए मुसलमान, अरे भाई आपके चुनाव आयोग ने कोई पकड़ के नहीं दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसको इन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, वो आपके सामने चुनौती फेंक रहा है, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, मंच पे चढ़ा के गाली दिलवा रहे हैं, पुलिस से रास्ता रुकवा रहे हैं, कार्यालय में मंत्रियों से। ये जो है खिसियाहट की पराकाष्ठा है। इसके बाद अब ये मारने पे उतर आएंगे, ये और समझ लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि अब इसके बाद मारामारी पे उतरेंगे, और वो मारामारी बहुत खतरनाक होगी। बात से सहमत होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लड़ता हूँ। एक टिप्पणी में रविंद्र सर बहुत इंतजार करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने सब कुछ कह दिया। पप्पू पापा निकल आए, ये क्लियर हो गया। वो पप्पू कहते थे, पिताजी निकल आए, और इनके तो निकल गया। रविंद्र सर, आप नापते हैं नब्ज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नब्ज क्या कह रही है? वहां ब्लड प्रेशर लेवल क्या पहुंच गया होगा ये जो निकल कर आया? और जो पुराने वाले हैं, जो सी साहब, XCC राजीव कुमार साहब, उनकी धड़कनों का क्या होगा? क्या हो रही होगी इस वक्त की एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम? टिप्पणी आप। वो तो पुराने वाले तो भारत रत्न का इंतजार कर रहे हैं। वो तो जनवरी में 25 तारीख को घोषणा होगी उसकी, तो अगर उनको दिया जाएगा तो तब तक तो उनको इंतजार ही करना पड़ेगा। उन्होंने जो काम किया है इस देश में, या तो भारत रत्न या फिर कौन सा वाला जो फिर ये कौन सा यरवडा या कौन से, फिर वो भी दोनों चीजें हैं। या तो फिर दो है, टीजे कह लीजिए तिहाड़ जेल, या फिर यरवडा हो गया, फिर यदि अंडा सेल भी है, अंडा सेल भी है। हाँ, ये भी है, दोनों है, या तो दोनों चीजों में से एक है। टिप्पणी कीजिए। तो ये देखिए क्या है संजीव जी, जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हुई, उन्होंने अब अपने सामने तब सबने एक साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। जो जानकारी हमारे पास आई है वहां पर जो लोग हैं, तो उन्होंने एक साथ बैठकर देखी। और तमाम जो सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद आपके पास आऊंगा, एक टिप्पणी करके आप जाइएगा। अगर आप रुके तो अच्छा रहेगा, मुझे लगेगा आप करिएगा टिप्पणी। तो जो तीनों इकट्ठा बैठ के उन्होंने देखी, और जितने अपने CEOs थे, चीफ इलेक्शन जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे, उन लोगों को भी लगातार अपने साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर वो लगाए हुए थे कि आप देखिए, और जिस भी प्रदेश का मामला आएगा तो आप उस पर तुरंत हमको रेडी रेकनर के तौर पर जवाब देना है। और जवाब उसी तरह का जवाब अगर इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इलेक्शन कमीशन और तैयारी के साथ आएगा। लेकिन सवाल ढेर सारे हैं, जवाब कोई नहीं। लेकिन असली मामला तो तब आ जाएगा अगर राहुल गांधी बनारस की किसी विधानसभा का डिटेल लेके आ गए। अब अगर बनारस की डिटेल वाकई में लेके आ गए, जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो संजीव जी ये चुनाव आयोग से ज्यादा ये तो व्यक्तिगत तौर पर उस राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो ये कहती है, या जिसके आइडियोलॉग ये कहते हैं कि इस देश में देशभक्त केवल हिंदू हो सकता है। जिस पार्टी के आइडियोलॉग ये कहते हैं कि अगर देश में सबसे देशभक्त कोई हिंदू होगा, चाहे इस देश में कोई रहता हो, लेकिन उनकी देशभक्ति पर सवाल रहेगा, तो आज तो सवाल सबसे ज्यादा उसी पार्टी पर खड़े हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया। क्योंकि देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी तो यही होगी कि जिन संवैधानिक इदारों को क्रिएट किया गया, उनका दुरुपयोग करके देश की जनता को धोखा दिया गया। हमारे साथ यही तो होता रहा जब अंग्रेजी रूल था। वो लोग यही तो करते थे। वो लोग किसी गाय को काट के अगर किसी मस्जिद के सामने फेंक दिया या किसी मंदिर के सामने फेंक दिया, ये सब काम तो यही लोग करते थे ना। कौन करता था? अंग्रेज करते थे। फूट डालते थे, लोगों को बरगलाते थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। वही तो अब हुआ। जनता को भी तो इसी तरीके से लूटा गया। अगर ये बातें सच हैं और झूठ हैं तो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण उसका देगा। वो तो दे नहीं रहा है। अब तो सरकार भी इस गर्त में फंसती जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन
और सरकार उन सब से भी ज्यादा ये बड़ा मुद्दा बन गया है संजीव जी। और जो लोगों का हुजूम उमड़ा है आज की इस रैली में, वो मैं तो दिखाते भी जाता हूँ, आप कंटिन्यू करिए, मैं दिखाते जाता हूँ, कंटिन्यू करिए करिए, देखेंगे गांधी मैदान में मुझे लगता है सारे ही साथी गए होंगे। गांधी मैदान तो बहुत ही बड़ा है, वो छोटा मोटा ग्राउंड नहीं है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। और वो आमतौर पर ग्राउंड धीरे धीरे समय के साथ साथ छोटे होते चले जाते हैं, एनक्रोचमेंट हो जाता है उनके ऊपर, लेकिन वो आज भी बहुत विशाल ग्राउंड है। उस ग्राउंड को भरना बड़ा भारी काम है। लेकिन जिस तरह से लोग बाहर भी देख रहे हैं, हम लोग के बहुत बाहर खड़े थे कई कई दूर तक, वो वाकई संदेश देता है कि एक संदेश बिल्कुल साफ देता है मुझे लगता है बीजेपी को और नीतीश कुमार को, कि अब अगर कोई सहारा है तो बस ज्ञानेश कुमार का ही है, नहीं तो चुनाव गया। अरुण सर, मैं आपके पास, आप कहें तो मैं आखिरी में आऊं या पहले जाता हूं? सुनिएगा रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है हास्यास्पद बयान होते हैं, सुन लीजिए। लेकिन फिर है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? वाई यू आर डिमीनिंग योर सेल्फ एज द लीडर ऑफ अपोजिशन? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमामय पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रिस्पॉन्सिबल। अब ये भी है, बड़ा दिलचस्प है अरुण सर की 100 छेद जो छलनी में है वो सूपे से बोलता है कि तुम आवाज करते हो। टिप्पणी आपकी अरुण सर। देखो संजीव जी, अगर मेरे पास ऐसी मशीन होती कि मैं उसको लगा देता और वो सच जो है अंदर का, तो जो राहुल गांधी की बजाय ये मोदी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही पिटे हैं, तमाम योग्यता और उसके बाद घर बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो इनका है। और अगर वो मशीन होती कि हाँ भाई, वो जो चाचा चौधरी के साबू के बीच में कभी कभी वो आता था बचपन में कि उसने मशीन लगाई और पढ़ लिया कि भाई अंदर से तो जो है परेशान मोदी को लेके कि इतना कौन नीचे गिरा है, कौन ले गया है। अरे कल अगर भाई रविशंकर प्रसाद पढ़े लिखे जूरिस्ट हैं, बढ़िया वकील हैं, सब कुछ है, घर क्यों बैठे हैं? क्योंकि थोड़ी अकल रखते हैं। मोदी जी ने इसीलिए घर बैठा दिया। अब राजीव प्रताप रूढ़ी कर दिए तो और इनके उसमें है, बुलवाया इनसे जा रहा है। वास्तविकता ये है कि ये भी जानते हैं, कायदे से ये होता कि अगर इनको छूट होती तो कल ये कहते कि अमित शाह जी आप अपने मुंह से गालियां पढ़ के और कितना नीचे गिरोगे। मूल बात देखिए, मोदी जी की खासियत क्या है कि जिनको मार के नीचे डाल देते हैं उन्हीं को गोबर सुखाने के लिए थोड़ा आगे करते हैं, वहीं से बुलवाते हैं। ये मतलब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कभी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद प्रकाश जावड़ेकर भी उभर के आ जाएं, वो बयान दें। और ये भी संभव है कि राजीव प्रताप रूढ़ी से ही कहा जाए। स्मृति ईरानी दिखाई नहीं बहुत दिन बाद हम लोगों को, देखिए स्मृति ईरानी। ये जो चीजें हैं, स्मृति तो बेचारी चुनाव हार गई, नहीं हारी होती तो अभी दिखाई पड़ती वो, क्योंकि वो फिर से अपने नाच गान वाली दुनिया में चली गई हैं, एक्टिंग करेंगी और वो सब जो मनोरंजन की दुनिया छोटे पर्दे पे पहुंची है वो। मूल बात यह है कि आज बीजेपी के पास, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, उसके पास ना मुद्दे हैं और ना ही जो है वो बातें हैं जिनको वो कहे तो लोग उनकी बात सुन लें। क्योंकि 12 साल में नरेंद्र मोदी की हर बात झूठी साबित हो चुकी है, हर बात, कोई एक बात नहीं। मतलब अब तो लेटेस्ट है वो ये है कि वो खुद बयान दे रहे हैं कि काले पैसे से मुझे कोई गुरेज नहीं है, पैसा किसी का हो, पसीना हमारा होना चाहिए। मतलब बड़ा साफ है, अंग्रेज भारत को लूट के ले जाते थे, चक्की आपसे पिसवाते थे, माल वो खाते थे। तो यही कह रहे हैं ये कि कोई आओ, भारत का मजदूर आपके शोषण के लिए तैयार है।
जब इतना नीचे मोदी गिरे हैं, अब बेचारे कितना बड़ा पत्थर रविशंकर प्रसाद ने रखा होगा, मुझे तरस आता है सच में। मेरे एक मित्र के रिश्तेदार हैं, मतलब उनके साले हैं, बुरा लगता है जब ऐसे पढ़े लिखे आदमी को ऐसा सब करना पड़ता है। वक्त की कमी में एक टिप्पणी लूंगा, आप करिए। नहीं, मैं वही अब कह रहा हूं कि आज दरअसल हुआ क्या है, पटना में जिस तरह का जमघट था, जिस तरह लोग आए, मैं भी देख रहा था, एक आदमी अकेला अपने गांव से अपने खच्चे में बस में बैठ के आया नंगे पांव। वो कह रहा है हम तो देखने आए राहुल गांधी को, तेजस्वी को सुनने आए। बोले क्यों आए? आए सुनेंगे, वोट किसको देंगे। तो ये जब चीज हो जाती है, एक ढोई हुई भीड़ होती है। जो अभी कहा था पहले कि 1 लाख लोग नहीं सुन रहे थे जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तो क्या नाम मोदी जी बोल रहे थे लाल किले से। अब क्या है, अपने आप लोग बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब करें क्या, क्या चीज कर सकते हैं, कौन नीचे करे। चौतरफा जो है इस बात की कोशिश हो रही है कि कैसे लगातार बोलो, झूठ बोलो, लेकिन जैसे बिहार की जनता ने साथ दिया है, वैसे देश की जनता को भी पता है कि चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हो और चाहे रविशंकर प्रसाद जी हो, सब मजबूर हैं। ठीक सर, ये नाच रहे हैं बंदर की तरह, इनको नचाया जा रहा है। अब होगा वही जो आम जनता चाहेगी। और बिहार से जो मशाल उठी है ना, उसकी लौ दिल्ली में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अरुण सर, आपने तो मैंने भी पढ़ी चाचा तदवीर साहब, अभी तो लेटेस्ट था, अगर आप ध्यान हो, वो डेविड धवन की फिल्म थी। वो जब कहता तो क्या अंदर से आवाज आई क्या, तुमने सुनी क्या? वो भैंसा कौन, वो एक फिल्म थी कादर खान और वैसा क्या कहिएगा रविंद्र सर, जो एक तो वोट चोर गद्दी चोर घर कर गया अंदर तक। और बहुत अब जो दिखता है सामने, जो बिहार की बात है, बिहार से उठा ये कहीं तूफान, ये सुनामी में तब्दील हो गया। अंतिम सब पर आपकी समप टिप्पणी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रोल है, फिर क्या ज्ञानेश कुमार हिम्मत कर पाएंगे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालें? अब ज्ञानेश कुमार को संजीव जी हिम्मत की जरूरत नहीं है, अब शर्म करने की जरूरत। अब हिम्मत नहीं देखनी उनकी किसी को, क्योंकि हिम्मत तो उन्होंने उस वक्त दिखानी चाहिए थी जब हमारे लोकतंत्र को वो पतन की गर्त में लेके जा रहे थे। अब तो सिर्फ ये बचा है कि कोई जमीर उनका जिंदा है, कोई शर्म उनको आती है, तो कम से कम जाते जाते या इस चुनाव में जो संभवतः गड़बड़ियां हो सकती हैं उनके ऊपर अपनी एक बार टिप्पणी कर दें, बता दें। क्योंकि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, अब हरियाणा में भी एक विधानसभा सीट है, वहां से उम्मीदवार ने बताया कि 16,000 फर्जी वोट का जिक्र है। और वो ये सूचना उन्होंने चुनाव आयोग को चुनाव हरियाणा की घोषणा होने से पहले दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हर जगह से इस तरह की खबरें आने वाली हैं। और राहुल गांधी का तो भाषण मुझे लगता है 8-10 मिनट का ही था आज, खाली ये तो छोटा सा भाषण बहुत, लेकिन वो पंचलाइन जो बात करी, पंचलाइन। और देखिए जो अनिल सिन्हा साहब ने बात की है वो, कि वहां का पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर जो सामने आके बोल गया कि सर मेरी गलती थी और आपको जो सजा देना है दे दी। अब इलेक्शन कमिश्नर की तो राहुल गांधी का 8-7 मिनट का भाषण था और प्रधानमंत्री का 100 मिनट का भाषण था। तो उस 100 मिनट के भाषण में लाल किले से जो अरुण जी ने जिक्र किया, उसका कोई एक भी अगर आप बात याद आपको हो तो आप बता दीजिए। और इस 8 मिनट को लोग जो है इसका आने वाले वक्त में खूब छोटा तीर घाव करे गंभीर, वैसा है वो, वैसा है। जवाहरलाल नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण 1100 शब्दों का है, 8 मिनट का है, आज भी लोग याद करते हैं। 100 मिनट बोलने से क्या हासिल हो रहा है? अगर उसका कोई तत्व होना चाहिए ना, वो तत्व खत्म है। और मुझे लगता है यही इकबाल होता है, वो इकबाल खत्म हो गया जी।